हाय, क्या हाल है? कैसे हो आप? कैसा गया आज का दिन? ज़िंदगी में सब ठीक ठाक है? यार, यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक है। मेरा दिन भी अच्छा गया। आज जो ऑडियो नोट मैं आपको भेजने जा रहा हूँ उसका टॉपिक है याद है कि भूल गए। चलिए थोड़ा सा वक्त में पीछे जाते हैं। दरअसल क्या है कि बीते कुछ दिनों से बहुत से लोगों के मैसेज आए थे कि वो ज़िंदगी में परेशान चल रहे हैं। किसी को कोई परेशानी है, किसी को कोई परेशानी है। तो मैंने कहा ऐसे में थोड़ी से गुजरे वक्त को याद करते हैं और पूछते हैं आपसे, याद है कि भूल गए। साल 2020 फरवरी का महीना था। एक अनजान बीमारी दस्तक दे रही थी विश्व के किसी कोने में। अखबारों में, टेलीविजन में हल्की हल्की बातें आने लगी थी। मैं उन दिनों लखनऊ में रेडियो शो किया करता था। लखनऊ के रेडियो शो पे जब मैंने इस बीमारी के बारे में बात करनी चाहिए तो मेरे रेडियो के जो ऑफिसर्स थे उस वक्त पे, उस कंपनी के, उन लोगों ने कहा, अरे क्या नेगेटिव बातें फैलाते रहते हो यार। अरे कुछ नहीं है, ये चाइना में है, यहां से यहां नहीं पहुंच पाएगा। कुछ दिनों बाद खबरें ये भी फैलने लगी कि वो धीरे धीरे अपने देश में दस्तक दे चुका है। एशिया महाद्वीप में बुरी तरीके से कोविड ने दस्तक देना शुरू कर दिया था। चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना से तो आया ही था। हर जगह पर कोविड फैलने लगा था। मैं लखनऊ में था। रेडियो स्टेशन से इस बारे में बात करना चाहता था। मुझसे कहा गया, नहीं, इस बारे में बात मत करो यार। एक रेडियो शो जो होता है वो खुशनुमा शो होता है। रेडियो से ऐसी बातें नहीं करते, नेगेटिव माहौल बन जाएगा पंकज जी ना। मैंने फिर से रेडियो शो पे बोलना शुरू किया, जिंदगी में सब कुछ अच्छा है, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मैं हूं आपका दोस्त पंकज जी ना। वक्त बीतता गया। मार्च का महीना आया। मार्च के महीने के साथ ही कोविड लगभग पूरे देश में अपने पांव पसार चुका था। फिर धीरे धीरे वो दौर आया जब सारे देश बंद होने लगे। हमें लगा था कि यार ये बड़े शहरों तक रहेगा, दिल्ली, मुंबई, कहां लखनऊ तक पहुंच पाएगा। फिर एक दिन खबर मिली कि इसने तो लखनऊ में भी पांव पसार लिए। मुझे याद है आज भी वो सेशन जहां मेरा रेडियो स्टेशन था, उसी के साथ में एक अखबार का ऑफिस था। वहां ढेर सारे डॉक्टर्स आए थे। डॉक्टर्स की चर्चा चली। उन्होंने कहा कि अरे नहीं, ये कुछ नहीं है बीमारी, अरे खाली अफवाह, अरे बेकार की बातें, कुछ नहीं होता। मैंने पूछना चाहा कि कुछ तो बताइए, कोई तो ऐसी बात होगी, नहीं तो लोगों का इस तरह से चला जाना। अरे नहीं, इबोला वायरस था ना पहले, तो वो इबोला वायरस की तरह है, ये कुछ नहीं है, ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, ये खाली कहने की बातें, देखो ये अफवाह है। कोई कहता था घोटाला, कोई कहता था ये ज़बरदस्ती की हुई चीज़ें हैं, कोई कहता था सोशल मीडिया की अफवाह। अलग अलग बातें, अलग अलग मुंह, जितने मुंह उतनी बातें। मैं लखनऊ में था। मैं घर लौट जाना चाहता था। फिर अचानक एक दिन खबर आई कि हमारे रेडियो स्टेशन के सारे लोग अब इधर उधर नहीं जाएंगे, शहर छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं उन दिनों बनारस घूमने निकल गया। बनारस घूमकर वापस लखनऊ पहुंचा तो रेडियो स्टेशन वालों ने कहा कि तुम तो बाहर गए थे, शायद तुम अपने साथ कोविड लाए हो। कोविड के बारे में खबर तक नहीं थी उस टाइम पे। मुझे 15 दिनों के लिए रेडियो शो से रेस्ट्रिकेट कर दिया गया। 15 दिन तक मैंने कोई शो नहीं किया। बार बार माइक देखकर मन करता था कि मैं भी कुछ बोलूं, लेकिन मुझे कह दिया गया था कि तुम घर पे रहो। मेरी जगह पर कोई और आरजे मेरा शो कर रहा था, वो बोल रहा था। वो मार्च की 15 तारीख थी और उस दिन ही एहसास हुआ कि यार हम कठपुतली हैं इन लोगों के लिए। ये लोग जब चाहें हमें हमारा माइक सौंपेंगे, जब चाहें हमसे छीन लेंगे। सच कहूं तो मैं उसी वक्त उस कंपनी से निकल गया था, लेकिन रोटियों की जरूरतें मुझे कहां दूर भेज सकती थी। इस बीच में बहुत कुछ हुआ। एक दिन का ऐसा लॉकडाउन हुआ जिसमें लोगों को घर पर रहने को कहा गया। मैं घर पर रुका। मैंने सोशल मीडिया से अपील की। उस टाइम पे सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा खास इंतजामात नहीं था। मेरा टीम भी नहीं थी, अकेला था उन दिनों।
एक बंद कमरे से मैंने कहा कि दोस्तों अपने अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें। जनता कर्फ्यू का नाम दिया गया। उसके 2-4 दिन बाद घोषणा हुई कि सबके सब लोग अपना वर्क फ्रॉम होम ले ले। पहली बार वर्क फ्रॉम होम की बात आई थी। रेडियो वर्क फ्रॉम होम कैसे हो सकता है, नहीं मालूम था, नई खबर थी कुछ। पहली बार हम इस विधा पर पहुंच रहे थे। क्यों, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो अपना कंप्यूटर लेकर काम कर सकते हैं, पर रेडियो जॉकी कैसे काम करेगा। मेरा शो मुझे दे दिया गया और कहा कि अब घर से शो करो। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है। बोले तो वो तुम मैनेज करो, कैसे करो। बहुत गर्मी रहती थी लखनऊ में, बहुत ज़्यादा गर्मी। अप्रैल का महीना शुरू हो रहा था, देश में लॉकडाउन लग चुका था। एक कंप्यूटर था मेरे पास और ना कोई माइक था, ना हिस्से में कुछ भी था। एक कमरे का मकान था, वो भी टॉप फ्लोर, जहां गर्मी बहुत ज़्यादा थी। जिस रात लॉकडाउन अनाउंस हुआ उस रात जैसे तैसे करके राशन का इंतज़ाम किया। मैंने तकरीबन 15 किलो चावल और थोड़ी बहुत नूडल्स, थोड़े बिस्किट्स अपने पास रख लिए थे। ऐसा लग रहा था कि ये 8-10 दिनों की छुट्टियां हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन अगली सुबह से शुरू हुआ वीडियो कॉल्स का खेल। गूगल मीट, व्हाट्सएप वीडियो कॉल, जूम मीटिंग। पहली बार हम इन चीज़ों से मिल रहे थे। पहले पहले जो चीज़ें बहुत खूबसूरत लग रही थी, धीरे धीरे वो कोफ्त बनने लगी। ऐसा लगने लगा कि यार क्या कर रहे हैं हम इस जिंदगी में। लोगों की मरने की खबरें आने लगी। हम रेडियो पे लाइव जाने वाले थे। मेरा शो शुरू होने वाला था 1 अप्रैल। हमारे वहां 1 अप्रैल कहते हैं अप्रैल फूल। मैं फूल बन चुका था। रेडियो पे शो करना था, कैसे करना था मुझे नहीं मालूम था। कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करूं भाई, कुछ नहीं पता। मोबाइल फोन पे रिकॉर्ड करना शुरू किया। मैं शो रिकॉर्ड करता, बगल में कोई बच्चा रो जाता। मैं दोबारा से अपना मोबाइल फोन बंद करता और इंतजार करता उसके चुप हो जाने का। मैं दोबारा से रेडियो पे शो के लिए कोई लिंक रिकॉर्ड करना शुरू करता, कोई बच्चा रो जाता, मैं दोबारा बंद कर देता। बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी थी, लेकिन उस वक्त पे मेरे कमरे पे एसी नहीं था। मैंने मकान मालिक से दरख्वास्त की कि कुछ ऐसा इंतजामात करा दें जिससे थोड़ा ठंडा आ जाए। उन्होंने कहा ये तो लॉकडाउन का टाइम है, कैसे कुछ करेंगे, आप ऐसे ही एडजस्ट करो। बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी और वैसी ही गर्मी में रजाई के अंदर बैठ करके मैं रिकॉर्ड किया करता था ताकि बाहर की आवाज़ ना आए। उसके बाद उसे मोबाइल से लेकर कंप्यूटर में पोस्ट करते थे और उसके बाद ऑफिस का पूरा सिस्टम टीम व्यूअर पे लेकर, पहली बार टीम व्यूअर का मतलब पता चला था कि अच्छा ऐसे किसी के कंप्यूटर पर हमारा पूरा अधिकार हो जाएगा। फिर उसके बाद शो करना शुरू किया। उस वक्त पे दुनिया के सारे रेडियो जॉकी अपने घर से रेडियो जॉकी बने हुए थे। सोशल मीडिया पे बता रहे थे कि हेलो हाय, मैं हूं आपका दोस्त और आप अपने घर पे रहिए, मैं भी अपने घर पर हूं। यकीन मानिए वो दौर ऐसा था जहां मालूम नहीं था कि कल क्या होगा। घर वालों का कॉल आता, मैं फ़ोन उठाता, उतनी देर में ऑफिस से कोई मीटिंग आ जाती और उसके बाद घर वालों का फ़ोन कट जाता। गांव के गांव भरने लगे थे उन दिनों। जो बच्चे परदेश गए हुए थे वापस लौट रहे थे, ट्रकों में भर करके, कोई बसों में भर लटक करके। ट्रकों के अलावा जो गाड़ी जैसी मिलती उसमें लोग आ रहे थे। मैं लखनऊ के ऑफिशियल्स के साथ कांटेक्ट में था, लोगों से बात करता था, उन्हें सांत्वना देता था कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। लेकिन हम भी जानते थे कि सारे के सारे हॉस्पिटल भर रहे थे, कालाबाजारी शुरू हो चुकी थी। आटा, चावल, फल, सब्जी, सबके रेट अचानक बढ़ गए। इतने बढ़ गए कि शायद आम आदमी उन्हें खरीद भी नहीं पाता। मैं अपने कमरे में बंद खिचड़ी बना करके अपनी ज़िंदगी बिताया करता था। उस एक दौर में ऐसा लगा कि यार ये शहर मजबूर है, एक छोटी सी बीमारी के आगे एक छोटे से वायरस ने रोक करके रख दिया है सबको, कोई कहीं नहीं जा सकता था। फिर लोगों के मरने के आंकड़े आते गए। ऐसा लगने लगा कि ये कोरोना नहीं है, ये मुंह नोचवा है जो जब चाहे जैसे चाहे हमें नोच सकता है। खबरें फैली, मास्क पहनो। हमने पैसे खर्च किए, हम मास्क लेकर आ गए। पुलिस ने डंडे मारना शुरू किया और कहने लगे बाहर मत निकलना, जरूरी काम भी हो तो। जिन लोगों की जिंदगी सिर्फ बाहर निकल के चलती थी वो लोग, कुछ लोग आए,
उन्होंने राशन बांटना शुरू किया। कुछ लोग आए, उन्होंने राशन बांटना इसलिए शुरू किया क्योंकि उन्होंने आउटिंग चाहिए थी। कुछ लोगों ने ट्राई किया कि वो अपने ठेले लेकर के बाजार में अपना सामान बेचने जाए, उन्हें डंडे पड़े, सब्जी वालों के ठेले पलटा दिए गए। मनमानियां चल रही थी उस दौर में। हमने इंसानियत का एक ऐसा दौर देखा जब लग रहा था कि क्या चल रही है ये दुनिया, हम कहाँ हैं। 10-15 लोग झुंड बना करके एक बस्ती में जाते, किसी एक आदमी को थोड़ा सा खाना पकड़ाते और सबके सब फोटो खिंचवाते, इंटरनेट पे पोस्ट करते। आज फला बस्ती में गए, वहां जाकर समाज सेवा का कार्य किया, लोगों को जागरूक किया कि मास्क पहने, लोगों को बताया गया कि वो अपना ख्याल रखें। उफ, कैसा दौर देख रहे थे हम। खबरें मिल रही थी, टेलीविजन बार बार डरा रहा था, कोविड इतना खतरनाक होता जा रहा है। डिबेट चल रही थी कि यहां ऐसा कुछ हो गया, एंकर सारे घर से बातें करने लगे थे। हमने बहुत बुरे दौर को देखा उस वक्त पे। लग रहा था कि ये रातें अब हमेशा के लिए अंधेरा लेकर आई हैं। मैं उस दौर में जैसे तैसे लड़ना सीख रहा था। 4 घंटे का एक शो रिकॉर्ड करने में पूरा दिन लग जाता था। रातों की नींद हराम हो चुकी थी। उस वक्त पे कई लोगों के ऐसे चेहरे नजर आए जो इंसानियत के नाम पर अपना बुरा चेहरा सामने ला चुके थे। ऐसा बुरा चेहरा जिसे देखकर के डर लग सकता है आपको। बॉसेस जो रहनुमा बनते थे कि हाँ अरे हम आपका ख्याल रखेंगे, उनका असली चेहरा उस वक्त पे सामने आया। जिसको चाहा जो मर्जी निकाल फेंका, जो हाँ में हाँ नहीं मिला रहा उसे निकाल फेंका। हम जैसे रेडियो जॉकी बचे रह गए क्योंकि हम लोग कहानियां सुनाते थे। और फिर एक दिन ये बता दिया गया कि तुम तो घर से करते हो, कहानियां बंद करो ये। और वैसे भी कहानियां कोई नहीं सुनता। उस वक्त पे तय किया था कि एक ज़माना आएगा जब हम सिर्फ कहानियां कह रहे होंगे। लखनऊ के वो दिन बहुत बुरे थे, बहुत बुरी यादें थी। ऑफिस के कॉल मुझे इरिटेट करने लगे थे, परेशान करने लगे थे। दिन रात प्राइवेट स्पेस में घुस चुके थे। एक मीटिंग खत्म होती दूसरी शुरू हो जाती, दूसरी खत्म होती तीसरी चली जाती, चौथी के बाद पांचवी, पांचवी के बाद सातवीं, सातवीं के बाद रात हो आती। मैं शो करने बैठता और सुबह हो जाती। सोने के लिए जैसे ही सोचता, ऑफिस से फिर से एक कॉल आता कि चलो अब सबके सब मीटिंग में आओ। फिर एक और मीटिंग शुरू होती, दूसरी शुरू होती, तीसरी, चौथी, पांचवी। वो एक ऐसा दौर था ना जब खुद के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो गया। माँ का फ़ोन आया तकरीबन 2 या 3 दिन के बाद, तू तो भूल गया हमको। मैंने कहा कैसे बताऊं, कैसे बताऊं मम्मी, किन हालातों में हूं मैं यहाँ। लोगों के लिए कोविड लगा हुआ है लेकिन यहाँ के राक्षस जाग चुके हैं। इनको ऐसा लगता है कि यही मौका है, बस निचोड़ लो इनकी दुनिया से जितना कुछ इनके पास है। बहुत बुरा दौर था। फिर उसके बाद शुरू हुआ लोगों की मदद करने का सिलसिला। रेडियो पहली बार सामने आ रहा था। एक रेडियो जॉकी के तौर पर हम लोगों की मदद करना शुरू कर चुके थे। उसमें भी लोगों को तकलीफें होने लगी। बॉसेस चाहते थे कि उससे रेवेन्यू आए तो उनका घर चले, क्योंकि उनकी सैलरी कट चुकी थी तकरीबन 50% और उनको मंजूर नहीं था। कई लोगों के घर में खाना नहीं था, कुछ लोगों की सैलरी आधी कट गई तो उनसे झेला नहीं जा रहा था। मैंने एक एक दिन कैसे बिताया ये उस दौर में मैं जानता हूँ। फिर जब लॉकडाउन में पहली छूट मिली और ऑफिस से जाना शुरू हुआ तो मैंने पहले से तय कर रखा था कि चाहे कैसी भी तकलीफ हो जाए मैं ऑफिस जाऊंगा। जिस दिन ऑफिस जाना तय किया उस दिन कोई गाड़ी नहीं मिली, कोई टैक्सी नहीं, कोई टेम्पो नहीं। मैं पैदल चला गया। 7 या 8 किलोमीटर का रास्ता, डामर की रोड थी। पैदल चलना एक अलग बात होती है, लेकिन डामर की रोड में चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और वो भी जब आप तकरीबन 2 महीने से घर से बाहर ना निकले हों। लोगों का डर था कि कहीं से कोविड ना आ जाए। उस वक्त पे कोई सामने से देखता तो हाथ कम मिलाता था, हमारे ऊपर सैनिटाइजर ज़्यादा छिड़कता था। ऑफिस गया, पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन पैदल चल करके जाना मंजूर था। वो दौर बहुत बुरा था। मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दौरों में उस दौर को लिखा है। फिर उसके बाद जैसे ही नवंबर का महीना आया, मैंने लखनऊ हमेशा के लिए छोड़ दिया और मैं बनारस चला आया। कंपनी बदल दी, उस पुरानी कंपनी को अलविदा कह दिया। बनारस आकर के सबसे पहला काम मैंने अपना स्टूडियो बनाने का किया।
लॉकडाउन में जो झेला था वो दोबारा नहीं झेल सकता था। वो बिस्तर के अंदर बंद होकर के रिकॉर्डिंग करना, वो बच्चों के बोलने पर इरिटेट हो जाना, वो पड़ोसियों के हल्ले पर परेशान हो जाना। अभी बीच बीच में रिकॉर्डिंग करते हुए एक सब्जी वाला आकर चिल्लाता था, आलू है, गोभी है, सब्जी है, और मैं फिर से अपनी रिकॉर्डिंग बंद कर देता था। लगता था कि यार क्यों चिल्लाते हैं लोग, मुझे शो करना होता है, मुझे दुनिया तक बातें पहुंचानी होती हैं। बनारस आकर के मैंने नई कंपनी के सामने सिर्फ एक शर्त रखी कि मैं अब बस कहानियां सुनाऊंगा। मैं शर्तों में नहीं बांधूंगा अपने आप को। मैं अपने हिसाब से कहानियां लिखूंगा जिसमें सीमाएं नहीं होंगी, जिसमें बंधन नहीं होंगे, जिसमें आपकी सेल्स नहीं होगी, जिसमें रेवेन्यू नहीं होगा। तब से मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे कहानियां सुनाना शुरू किया। कहानियां सुनाना शुरू किया तो उसके बाद से मैं कहानियों का ही होकर रह गया। 2020 का बहुत बुरा दौर देखा था हम लोगों ने, 2021 में पलट कर आया। बनारस के घाटों में लोगों की भीड़ नहीं दिखाई देती थी, घाट सोने होने लगे। हम अपना मीडिया कार्ड लेकर के इधर उधर जाते थे, लेकिन लोग कहीं दिखाई नहीं देते थे। सब डरे हुए थे, घरों के अंदर कैद थे। कोरोना की दूसरी लहर आई। यह लहर बहुत भयानक थी। लोगों को लगा कि क्या कर लेगी ये लहर, लेकिन उस वक्त में न जाने कितने लोगों ने अपने अपनों को खोया। कोविड की 2 लहरें, पहली 2020 वाली और ये 21 वाली, और मुश्किल थी। हम अपने घरों में कैद थे। इस बार कंडीशन थोड़ी अच्छी थी, अपना स्टूडियो बना हुआ था। हाँ, एक वक्त वो भी आया था जब मैं भी बीमार हुआ था, कुछ ऐसे ही। एक दिन पहले एक दोस्त के साथ लोगों को खाना खिला रहे थे हम। रात भर घूमे। उस दोस्त का काम था लोगों को रोटियां बांटना। मशहूर था वो पूरे बनारस में अपने पुण्य काम के लिए। उस रात मैंने भी तय किया था उसके साथ जाना। अगली सुबह हम दोनों बीमार थे। उसे टाइफाइड हुआ, मुझे भी। 2 दिन बाद उसने टेस्ट कराया, उसे कोविड हुआ, लेकिन मैंने टेस्ट नहीं कराया। मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया 10 से 15 दिनों तक के लिए। मेरा टाइफाइड बढ़ता जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे जिंदगी और मौत एकदम करीब आ चुकी है। यकीन मानिए, वो जो टाइफाइड का वक्त था, उस वक्त पे ऐसा लगा कि अब शायद मैं नहीं बचूंगा, मेरे हिस्से अब कुछ भी नहीं रह जाएगा। उन लम्हों में तय किया था कि दुनिया को कहानियां दे जाऊंगा, दुनिया को सुकून दे जाऊंगा, ऐसा सुकून जो मेरे जाने के बाद भी जिंदा रहेगा। चाहे कल मैं रहूं ना रहूं, लेकिन ये कहानियां, ये किस्से, ये बातें रह जाएंगी। मैंने तब से छोटी छोटी कहानियां लिखना शुरू किया, इंटरनेट पे पोस्ट करना शुरू किया। धीरे धीरे सेहत सुधर रही थी, कभी बिगड़ रही थी, कभी सुधर रही थी। सेहत आंख में चौली खेल रही थी। और उसके बाद शुरू हुआ मेरा कहानियों का सिलसिला। इंस्टाग्राम पे छोटी छोटी वीडियोस डालना शुरू किया, लोगों ने सुनना शुरू किया। लोगों को लगा कि कोई अपना सा है जो बातें कह रहा है। वो रेडियो जॉकी जिसे रिजेक्ट कर दिया गया था, जिसे लखनऊ के बड़े शहर ने कह दिया था कि तुमसे नहीं हो पाएगा, वो हिंदुस्तान का रेडियो जॉकी बन चुका था। मैं पूरे इंडिया में रेडियो पे शो करने लगा, नई कंपनी पे। और उसके बाद धीरे धीरे आपने मोहब्बत देनी शुरू कर दी। फिर उसके बाद सीमाएं टूटी और अब पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों से सुनने वाले लोग हैं। लेकिन वो सभी जानते हैं कि हम सब ने एक मुश्किल के दौर को जिया है। उस मुश्किल के दौर में कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला और कुछ लोगों की जिंदगी ही बदल गई। मेरी जिंदगी इसलिए बदली क्योंकि मुझे लगा था कि मौत बिल्कुल सामने है और अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा। शायद यहीं तक मेरा सफरनामा है। ये सोचकर मैंने कहानियां कहनी शुरू की। आज भी नहीं पता कि ये ऑडियो नोट के कितने दिनों बाद मैं चला जाऊंगा या कितने दिनों बाद आप चले जाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारे जाने के बाद भी ये कहानियां रहेंगी हमेशा हमेशा के लिए। आपको याद रखा जाएगा कि आप वो हैं जिन्होंने उस दौर में भी कहानियां सुनी, जिस दौर में सब भाग रहे थे अलग अलग रास्तों की ओर। मेरे बारे में याद रखा जाएगा कि एक लड़का था जिसने भागती दौड़ती दुनिया में एक नया रास्ता चुना। कोविड का दूसरा दौर वो सबसे मुश्किल दौर था। हिंदुस्तान ने इतना बुरा दौर शायद कभी नहीं देखा होगा, शायद दुनिया ने, लेकिन मैं जिस जगह पर था वहां पर मैंने लोगों को खोते देखा था। कल तक जैसे ठीक ठाक बात होती थी छत के सहारे, अगली रोज ये खबर मिल जाती थी कि वो नहीं रहा या वो नहीं रही। कल तक जिससे फ़ोन पर वीडियो कॉल पे बात होती थी, अचानक खबर मिलती थी कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। लोग जा रहे थे। कभी अफवाह फैली कि
अगर आप प्लाज्मा डोनेट कर देंगे तो शायद ज़िंदगी बच जाएगी। उसके बाद अफवाह फैली कि अगर आप ऑक्सीजन लोगों को पहुंचाएंगे तो शायद ज़िंदगी बच जाएगी। बहुत लोगों की ज़िंदगी बची भी उस ऑक्सीजन और उस प्लाज्मा से, लेकिन धीरे धीरे वो सारे इलाज फेल होते चले गए। लोगों ने अपनों को खोया, इस बात को कोई भुला नहीं सकता। जब लोग अपने अपनों को खो रहे थे उस दौर में लोगों को एहसास हुआ कि ज़िंदगी में पैसे से ज़रूरी भी कुछ चीज़ें हैं, तो वो हैं अपनी हेल्थ। जिनके पास करोड़ों के घर थे, जो बहुत अमीर थे, वो भी लुट गए। जो गरीब थे, जिनके पास खाने को पैसा नहीं था, वो भी। कोविड की उस बीमारी ने बिल्कुल भेदभाव नहीं किया, उसने सीमाओं को नहीं माना। वो बस लोगों का नुकसान करती चली गई और न जाने कितने लोगों ने कितने अपनों को खो दिया। आज एक ऐसा दौर आ चुका है जहां पर धीरे धीरे सही हम इस बीमारी से लड़ रहे हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी को पिछले 2 सालों से अब बहुत बेहतर बना लिया है। यहाँ अब मेरा स्टूडियो है, बाहर कितना भी शोर हो रहा हो मुझे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि मैं यहाँ तुमसे कहानियाँ सुना सकता हूँ, फुर्सत में बैठ करके आराम से बातें कर सकता हूँ बिना किसी परवाह के। लेकिन मैं कभी नहीं भूलता उस दौर को जब मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दौर को जिया था। आज भी उस दौर को याद करता हूँ तो ज़बान लड़खड़ाने लगती है। मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ कि कैसे एक बार मौत का सामना करके मैं वापस बच के आया था। शायद आप में से बहुत लोग होंगे ऐसे जिन्होंने मौत को कुछ इतने करीब से देखा होगा कि यूं लगा होगा कि यार ये तो सामने सी थी। देखो यार, ना भूलो ना भूलने दो, बस याद रखो कि दुनिया आपको बहुत लंबे वक्त तक याद नहीं रखेगी। इसलिए कुछ ऐसा कर जाओ जो तुम्हारी जाने के बाद भी तुम्हारी याद दिलाता रहे। दुनिया में थोड़ी सी मोहब्बत बांटते चले जाओ, दुनिया में लोगों को प्यार देते जाओ और कहते जाओ कि भाई या दोस्त, ज़िंदगी एक ही मिली है। इस ज़िंदगी में भी अगर आपने अपनी मोहब्बत बरकरार नहीं रखी, अपनी यादें बरकरार नहीं रखी, तो कोई फ़ायदा नहीं। मैंने करोड़पति लोगों की मौत पर खामोशी देखी, तो गरीबों की मौत पर भी, और शायद आपने भी देखी होगी। बस याद रखिए कि साल भर पहले जो हालात थे वो कभी लौट कर ना आए। दुआ कीजिए कि हर कोई स्वस्थ रहे और ये अनजान बीमारियां अब दोबारा से दस्तक ना दें हमारे घरों में। काश ऐसा हो कि हम समझ सकें, इस दौड़ में दौड़ना बंद कर सकें। इस अंधी दौड़ में जो भाग रहे हैं, जहां इंसान इंसान को इंसान नहीं समझ रहा है, उससे बच सकें। जहां इंसान के अंदर नफरतें भरी हैं, उसे मोहब्बत में तब्दील कर सकें। मुझे नहीं पता तुम कहाँ से इस बात को सुन रहे हो, मुझे नहीं पता कि तुम किस जगह पर इस वक्त हो, मुझे नहीं पता आप कौन से सन में किस वक्त में इस बात को सुन रहे हो, लेकिन इतना ज़रूर याद रखना कि एक बहुत बुरा दौर था। उस बुरे दौर से हमने लड़ाई लड़ी। हम वो पीढ़ियां हैं जिन्होंने एक नया दौर लिखा। हम वो लोग हैं जिन्होंने अपना नया रास्ता बनाया। उस नए रास्ते में जिन्होंने हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखी, जो खुश रहे सिर्फ इस बात से कि अब सब कुछ अच्छा होगा। जिन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, जो हारे नहीं, जिन्होंने अपनों को खोया लेकिन उसके बाद भी लड़ाई जारी रखी। चलिए आज के वॉइस नोट को यहीं पर पूरा करते हैं। अभी पास आ जाइए, एक बहुत टाइट छप्पी का वक्त है। आई लव यू। अपना ख्याल रखना। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम कभी भी खुद को अकेला मत समझना। कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में मैं तुम्हारे साथ हूँगा। कभी आवाज़ बन के तुम्हारा हाथ थामूंगा, तो कभी अपनी आवाज़ से तुम्हें अपनी बाहों में अपने पास समेट लूँगा। कभी जब तुम परेशान हो तो अपना कंधा सामने रख करके तुम्हारा सर अपने कंधे में रख लूँगा। मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें हमेशा महसूस होता रहूँगा। मोहब्बत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ये परिवार भी हर दिन ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। आज मेरे दिल में जो था मैंने वो आपसे कह दिया। आप भी मत भूलिएगा इन बातों को। आप भी याद रखिएगा, इस भागती दौड़ती दुनिया में थोड़ा सा वक्त अपने आप के लिए रखिएगा। मैं जानता हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपकी जिम्मेदारियाँ, लेकिन इन जिम्मेदारियों के बीच में खुद को मत भूल जाइएगा। अक्सर ऐसा होता है कि हम इन जिम्मेदारियों में जाते हुए खुद को भूल जाते हैं और ख़ुद के लिए कोई ख्याल ही नहीं रहता। इस बार खुद का ख्याल रखिएगा, इस बार अपना ध्यान रखिएगा। शुक्रिया मोहब्बत के लिए। मोहब्बत ऐसे ही जिंदाबाद रहे, आप ऐसे ही
हमेशा मुस्कुराते रहें। अगर आपने ऑडियो नोट सुना, आपको ये पसंद आया, तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे लगता है ये कुछ ऐसी बातें हैं जो दूसरों तक पहुंचनी चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसे आप कहाँ तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहब्बत के लिए। लव यू सो मच। अपना ख्याल रखना।